आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि मुस्तकीम भाई ने आपसे कहा कि 18 तारीख को शाम में समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब अखिलेश यादव जी का यहाँ पे दौरा है, उसकी डिटेल उन्होंने दिया। मेरे साथ इस दौरे आज की उस तैयारी को देखने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर आली जनाब प्रताप पोगाड़े साहब यहाँ बैठे हुए हैं और साजिदा मैडम साहिबा और शान हिंद साहिबा यहाँ बैठी है। मुस्तकीम भाई ने बाकी डिटेल आपको बता चुके हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से मुस्तकीम भाई ने ये बात बोले कि भाई संविधान के रक्षक के तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी को देखा जाता है, ये सही है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वो उस इंसान के सुपुर्द है, उनके बेटे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, हम उस 20 अक्टूबर 1990 का वो दिन भी नहीं भूलते जब बाबरी मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए उस वक्त शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था। मैं आप तमाम हमारे मीडिया के लोग जो है, अखबार के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आज का पस मंज़र कुछ भी हो, लेकिन इस मुल्क का अक़लियती जो तबका है वो मुलायम सिंह जी के उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। 20 अक्टूबर 1990 को 11 लाख से ज़ायद कारसेवक उसी बाबरी मस्जिद के आसपास थे, अयोध्या में थे, लेकिन हिंदुस्तान का वो वाहिद मर्द मुजाहिद मुलायम सिंह यादव ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, जिससे संविधान को बचाने के लिए न जाने कितने कारसेवक उस वक्त शहीद हुए या मारे गए और 2.5 घंटे में पूरा अयोध्या खाली हो गया। तो बाबरी मस्जिद की को शहादत से बचाने के लिए पहला तो काम हम मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वो एहसान हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आज जो लोग पूरे मुल्क में अक़लियती तबके की क़यादत की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त उन लोगों के वालिद मोहतरम भी वहाँ के अगर सीएम होते, चीफ मिनिस्टर होते, तो शायद वो काम नहीं करते जो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मुस्तकीम भाई ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड के बिल को अखिलेश यादव जी ने वाकई, इसमें कोई शक नहीं, पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाया। आज हम लोग जब सोशल मीडिया और बहुत सारे वो लीडरान के जब बयानात पढ़ते हैं कि वक्फ को हमने, वक्फ के बारे में हम बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, वो ये बात भूल रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आज अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होता तो आज हिंदुस्तान की सरकार उनके आगे झुकती नहीं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती नहीं। जो मुस्लिम एमपी चुनकर आए, ये उनका फरीज़ा था वक्फ के ऊपर बोलना, लेकिन इस मुल्क के दस्तूर की खूबसूरती ये है कि वो हमारे हिंदू एमपीज़ जिन्होंने हमारे वक्फ के हिमायत में हमारे साथ हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाया, वो उनका एहसान है। तो इस मुल्क की खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, चूँकि मालेगांव शहर मेरे लिए नया नहीं है, आप में ज़्यादातर अखबार नवीस मेरे दोस्त है और वक्तन फ़ौक्तन कभी कभी हम लोगों की गुफ्तगू होती है। ये शहर जो है एक ऐसा शहर है जिसने पूरे महाराष्ट्र के अंदर नई सोच को जन्म दिया। ये हकीकत है कि यहाँ पर निहाल अहमद साहब का एक लंबा अरसा गुज़रा है। बहुत सारी ताकतें उस वक्त उनकी ताकत को तोड़ने के लिए यकजा होती रही, लेकिन इस शहर ने मजबूती से उनका साथ दिया। और आज मैं समझता हूँ आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमात को इस शहर के लोग कभी फरामोश भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अक्सर व बेशतर जब अबू आसिम आज़मी साहब से मालेगांव के ताल्लुक़ से बात होती है तो हम अक्सर व बेशतर कहते हैं हमने मालेगांव में ये किया, मालेगांव में वो किया। ब्लास्ट के वक्त मैं खुद, उसके बाद मेरा कई वक्त यहाँ पे हमने गुजारा है वक्त। ज़्यादातर लोग, आप लोग जानते हैं, 2-2, 3-3 महीना हम लोग रहे। तो हम जब कभी अपने ज़बान पर उनके किए गए काम को बोलते हैं तो वो हमेशा मना करते हैं कि मैं मालेगांव के अवाम के लिए जो करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। क्योंकि मालेगांव के मेरे मज़लूम लोग, वो अगर मुझ जैसे
मामूली से इंसान के पास अगर आकर कोई काम बोलते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो बहरकैफ आज हम लोगों का ये दौरा मालेगांव के अवाम को ये मैसेज, ये पैगाम देना है कि अखिलेश यादव जी का ये दौरा है जब 18 तारीख की रात में, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मालेगांव शहर के अंदर पूरे महाराष्ट्र की तारीख लिखी जाएगी 18 तारीख को। और इसके लिए ये भी यकीन है कि मालेगांव शहर का हर नौजवान और हर बुज़ुर्ग जो जगह, जो स्टेडियम मुस्तकीम भाई ने तय किया है, शान मैडम और साजिदा मैडम ने मिलके, पार्टी के तमाम लोगों ने मिलके जो भी तय किया है, वो एक नई तारीख लिखेगा उस दिन। इसकी यही उम्मीद के साथ आज हम लोग जो है कल धूलिया में थे, क्योंकि दूसरे दिन 19 तारीख को यही दौरा धूलिया में है उनका, अखिलेश यादव जी का। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी से प्रायोरिटी के तौर पर मालेगांव की सीट मांगी है, धूलिया की सीट मांगी है। हमने यही कहा है कि भाई हमारी ताकत जहां है, हमारे लोगों पे जहां एतबार है, हमने वही सीटें आप किससे मांगी है। और इंशाअल्लाह ये सीट 200% हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र में पिछले दिनों के कुछ इस बात को ज़्यादा बेहतर करती नजर आ रही है। तो जैसे मालेगांव हो गया, धुलिया हो गया, चेन्नई आप जगह मांग रहे हैं, आपकी तो पुरानी जो भाई की जगह तो आप हक से मांगे। कांग्रेस भी है तो पहले से बहुत वर्षों से नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस की तो पिछले निहाल साहब के बाद 30 साल नहीं रही ना ये जगह, तो कांग्रेस के पास 30 साल नहीं रही। बीच का जो पीरियड कांग्रेस के पास रहा तो उस वक्त एक खला थी, वो खाली जगह थी। उस वक्त ऐसा तो उस खाली जगह पर हमारे मुफ्ती साहब ने अपनी साइन कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मालेगांव से समाजवादियों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हमारा हक़ ये है कि मालेगांव हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। मालेगांव हमेशा तीसरी सोच के लोगों का गढ़ रहा है और मालेगांव के लोगों ने हमेशा जब भी सही मुतबादिल मिला है तो इसको रिजल्ट भी दिया है। अभी आप महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी अपना हक जता रही है, आप भी अपना आप ये सीट मांगेंगे नहीं? इतनी ज़ोर से मांगेंगे, आपको एक बात का वादा करते हैं हम लोग कि ये सीट तो हम लड़ेंगे। परवेश भाई, इससे पहले अबू भाई आए थे यहाँ पर प्रोग्राम किया, समाजवादी की सीट का अनाउंस उन्होंने कर दिया है। तो अगर इंडिया अलायंस यहाँ पे सीट नहीं जीती तो फिर भी यहाँ पे लड़ेगी। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये सीट हमको लड़ना है। परवेश भाई, अभी आपने कहा 30 अक्टूबर 1990 को जी मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलाने का ऑर्डर किया। जी, इसी महाविकास आघाड़ी में एक लीडर है जो कहते हैं हमको बाबरी मस्जिद गिराने पर फख्र है जी। अपने कार सेवकों पर। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? अभी तो वो आपके साथ है। देखिए, दो बात होती है। हमें जो चीज़ बचपन से सिखाई जाती है, हमारे नबी के बहुत सारे ऐसे पैगामात होते हैं कि जब कोई एतराफ़ करता है अपने जुर्म का या कोई चाहता है अपने ख़यालात को हमारे ख़यालात से मिलाना, तो उसका हमेशा से उसे नकारा नहीं जा सकता है। किसी को हम ख्याल, आप ये भी बात देखिए कि आपका इशारा शिवसेना की तरफ है, उद्धव ठाकरे की। ये हकीकत है कि हम अगर उन्हीं के मुंह से आज बीजेपी के मुखालिफत वाली बात करवा रहे हैं तो ये उनकी मजबूरी है और वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्या होता है कि किसी जब फसाद होता है तो हम ये देखते थे कि हमको सबसे ज़्यादा डर वहाँ रहता था जहाँ शिवसैनिक ज़्यादा तादाद में होते थे, है ना। जब किसी गुंडे प्रकृति के आदमी को, जहन के आदमी को अगर कहीं का थानेदार बना दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसके उलट हो जाती है ना, अपोजिट हो जाती है। तो हिकमतन अगर शिवसेना का हमने बीजेपी की मुखालिफत में बुलवाना शुरू किया तो ये हमारी उपलब्धि है। हम एक आदमी जो अगर गलत काम कर रहा था या गलत का साथ दे रहा था, तो अगर वो आज हमारी ज़बान बोलने लगा है तो ये उसकी कामयाबी होगी। क्या शिवसेना की इस मजबूरी का समाजवादी फायदा उठाएंगे? देखिए, इस वक्त फ़ायदा उठाना और नहीं उठाने की बात नहीं, इस वक्त हमारे सामने मुल्क की बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क में फ़िरका परस्ती को लगाम लगाना। जिस तरीके से आज बीजेपी अलाइंस की जो सीटें आई है 240 बीजेपी की सीट आई है,
आज उसकी वजह से उन्होंने वक्फ का जो बिल है, अगर वो सीट 300 हो जाती तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सुनिए ना, वक्त के बिल पे तो शिवसेना भी खामोश रहना अलग बात है और फेवर में बोलना अलग बात है। शिवसेना ने उसके फेवर में खड़े होकर अपनी साइन की क्या नहीं की? मुखालफत बिल है। अरे खामोशी का आप दूसरा नाम मुखालिफत भी तो समझिए। हाँ, रजामंदी भी होती है जी। फिरका परस्ती की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी आज के हालात में बहुत बड़ी फिरका परस्त पार्टी है। एक तबका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी फिरका परस्त कहता है। समाजवादी पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? बहुत साफ मौकूफ है हमारा। अगर बीजेपी फिरका परस्ती की बात करती, किसी एक समाज की बात करती है, तो ये मान के चलना कि हम मजलिस के लिए दूसरा पैमाना नहीं रख सकते। जिस पार्टी का देश में फैलाव इस पर हुआ कि हटा दो पुलिस को, हम 20 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ पर भारी है, तो हम उसकी मजम्मत करते, क्योंकि वो भी ज़बान वही बोल रहे हैं। उसकी शुरुआत वहीं से हुई। और जिस मजलिस के लोग आज ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई रैली निकाले और उस रैली को हमने लेटर, कल मैंने एक आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो देखा कि हमने लेटर लिखा समाजवादी को, एनसीपी को, कांग्रेस को। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया कल हमारे पार्टी ऑफिस में कि कोई लेटर आया था क्या? उन्होंने कहा कि हमें कोई लेटर नहीं मिला। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी नौजवान भी अगर यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सोचिए, जिस मुल्क में मौलाना सलमान अजहरी साहब के ऐसे कोई बयान नहीं दिया था जिसको उनको आज जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उमर खालिद ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे आज वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे। आज इसी मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में अगर कोई ये बोल के निकल जाए जय फ़िलिस्तीन, और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो हमको तो सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं महाराष्ट्र का सारा हर मुस्लिम लीडर ने अपने नबी से, हर कोई मोहब्बत करता है। इसका पैमाना इनके पास नहीं है जो हमारी मोहब्बत को तोल सके। हर मुस्लिम लीडर ने अपने अपने तौर पर मेमोरेंडम दिया, मगर क्या वजह है कि आपकी रैली के लिए पूरी की पूरी रोड खाली कर दी जाती है? क्या वजह है कि आपको ये कहा जाता है कि आप आइए, मेमोरेंडम दीजिए और चुपचाप से वापस चले जाइए? क्या वजह है कि आपको सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट आप डाल रहे हैं हमारे नबी के शान में? अगर रैली निकाले गए तो उसी रैली की फ़ोटो दिखाना चाहिए ना। इंडियन टीम अगर जीत कर आई है, वो चैंपियन बनी है, तो अगर उससे वहाँ जाम लग गया तो वो फ़ोटो को क्यों शाया करते हैं? तो ये गलत बयानी करना ठीक बात नहीं है। महाविकास अघाड़ी में दिनों पहले से ये बात निकल रही है और इमाम की तरफ से भी ये बात आई है, अगर इसमें दावत दी जाएगी तो हम शामिल हो जाएंगे। तो आप एक मिनट, आप किस तरह से सोच रहे हैं अगर इमाम भी आपके साथ आ जाती है महाराष्ट्र? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि उनको मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको पूरी तरह आज़ादी है। वो पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहे बड़ी रैली कर सकते, जो चाहे वो बोल सकते हैं। हमारे नेता अगर कुछ बोलते हैं तो रामपुर में आज़म खान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अबू आसिम आदमी साहब पर आज भी CBI के या ID के इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। तो आज हम लोग सोचने पे मजबूर है कि ऐसी क्या बात है कि जब इम्तियाज़ जलील जो है किसी पुलिस के अधिकारी से बाकायदा तौर पर सीने से सीना लगाकर बात करते हैं, आपने देखा होगा वीडियो, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या बेहतरीन इसमें अदाकारियाँ है पुलिस की तरफ से भी और उनके तरफ से भी। जी 100% मैच फिक्सिंग है, मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं है। आप चाहे जैसा चाहे इसको लीजिए, लेकिन जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम पर FIR होती है, हम जब अगर ऐसी बातें शुरू करें तो हम पर कार्रवाइयाँ होती है। आपको पूरी तरह आज़ादी है, इससे फ़ायदा किसका है? मालेगांव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि मुस्लिम नेताओं को यूपी में ख़त्म कर दिया गया, आज़म खान जेल में, लेकिन समाजवादी उनके लिए कुछ कर नहीं रही है कि आज़म खान को बाहर लाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सोशल मीडिया पे चलाया जाता है वो पूरा प्री प्लान होता है। अगर मुस्लिम लीडरों के लिए समाजवादी पार्टी नहीं करी होती तो शायद आज जो 37 सीटें आई है, ये 37 सीटें नहीं आई होती। आज वहाँ 4 मुस्लिम MP चुनकर आए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो चुनकर नहीं आए होते।
ये गलतफहमियां पैदा की जाती है। यूपी के अंदर समाजवादी ने क्या किया अगर मैं आपको बताऊंगा तो खैर उसके लिए तो 2 घंटा कम पड़ेगा, मैं वो उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि यूपी में जब समाजवादी के एमपीज़ आते हैं, समाजवादी की सरकार आती है, तो वहाँ पर अक़लियतों की क्या क्या खूबियाँ गिनाई जाए वो मैं आपको बता नहीं सकता। सरकार की उपलब्धियाँ मैं आपको बता नहीं सकता। एमआई के बारे में बीजेपी की आप चीजें नहीं कह रहे, आप नहीं, मैं देखिए मैं बहुत अपने ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं हमेशा जो बात होता साफ गोई से करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नफ़ा हो नुकसान हो। लेकिन मैं बचपन से सियासत में, ये वाली सियासत में रहा, सोशलिस्ट सियासत में रहा, हमको यही सिखाया गया है जो सच है उसको तेज़ी से बोलो। मैं जानता हूँ इस वक्त मीडिया 2 जगह बटा है हिंदुस्तान में, एक दिल्ली में और एक हैदराबाद में। हम लोग मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने, वो सब के सामने हम लोग थोड़े बौने हो गए ऐसा लगता है। और रहा सवाल है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बहुत समझदार है। और ख़ास तौर पर मालेगांव के अखबार नवीसियों की जितनी बात मैं करूं, इनसे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है। सियासत को जितने नज़दीक से आप लोग जानते हैं, आप ही लोगों से बहुत कुछ सीख के गया हूं मैं। दुनिया की सीट भी शिवसेना की तरफ से ऐलान हो गया है कि दुनिया की सीट शिवसेना लड़ेंगी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना। क्या वो सीट आप चुराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हमने तो ऐसा है कि हम ये तो नहीं बोल रहे कि दादर की सीट हमको दे दो, माहिम की सीट हमको दे दो, या नासिक की सीट हमको दे दो। हम तो सीट वही मांगेंगे ना जहाँ पर हम जीत सकते हैं। हम तो वही मांगेंगे, और हम ऐसी जगह सीट मांग के सीट को ख़राब भी नहीं करना चाहते। एक बात तो तय है, इस वक्त मुल्क के अंदर, जैसे अबू आसिम आदमी साहब ने परसों कहा मीडिया के सामने कि हम अपनी पार्टी को छोटी करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि फ़िरका परस्त ताकतें हावी नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं हमको सियासत करने का हक़ है, सब जगह सीटें लड़ाने का हक़ है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उसके पीछे की सियासत क्या हो सकती है।